हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। जो आज का हमारा सेशन है इसका ताल्लुक भी जो प्रीवियस सेशंस हमारे थे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रीवियस इसके सेशंस थे उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, समझने की कोशिश की होगी। आज के सेशन में जैसा कि लास्ट टाइम बात की थी, हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करेंगे। लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसे ज़रा रिकॉल करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने बात की थी कि चूंकि सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस फाइनेंस का, तो जो वर्ड बिजनेस है उसके क्या मीनिंग है उसमें आपको याद होगा हमने लीगल एक्टिविटी और प्रॉफिट की बात की थी। देन उसके बाद हमने बिजनेस के एग्जाम्पल को देखते हुए एसेट्स की बात की थी और जो एसेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। फिर इन्हीं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमें चूंकि फंड्स की ज़रूरत होती है तो उन फंड्स की बात की थी। जैसा कि ये हमारे पास एसेट्स हैं, तो हमने कहा था कि ये एसेट्स जब भी हमें चाहिए होंगे इसके लिए फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, वो फंड्स हमारे पास या तो आउटसाइडर्स यानी कि लाइबिलिटीज़ के थ्रू अरेंज हो सकते हैं या इनसाइडर जो कि ऑनर्स हैं। तो ऑनर को कंट्रीब्यूट कर सकता है जिसे हम ऑनर्स इक्विटी की बात करते हैं, तो वहाँ से अरेंज हो सकते हैं फंड्स। तो इसी एक्टिविटी को जो है हमने दो नेम्स दे दिए थे कि अगर एसेट्स के बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो हम ये बात कर रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है, और लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, कोई अरेंजमेंट करने के लिए प्लान करना है, तो उसे हम कहते थे फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसी तरह जो है वो अगर सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करते तो उसे हम कहते थे एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये हम इन तीनों तरह के डिसीजंस को इसलिए भी यूज करना चाह रहे थे कि जब हम फाइनेंस को डिफाइन करते हैं तो ये तीनों डिसीजंस आते हैं। फिर आगे चलकर जो है हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फाइनेंसिंग डिसीजन है, इनको अगर डिटेल में देखें तो इनका क्या इम्पैक्ट आता है बिजनेस के रिटर्न्स पे। और साथ हम ये डिस्कस भी कर चुके थे कि जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसका अल्टरनेट नेम क्या है, जो कि हम लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था। अभी फिर बता देते हैं कि फाइनेंसिंग मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं ये अरेंज कैसे होंगे। इसी तरह फिर हमने इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एसेट्स या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये बात की थी कि जो करंट एसेट में इन्वेंट्री होती है उसका फंक्शन क्या होता है। जब उसको हम सेल करना शुरू करते हैं तो हमारे पास बिजनेस में एक और स्टेटमेंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी शो करती है, वो हमारी ड्रॉ होना शुरू होती है। तो अगर आप रिकॉल कर लें तो हम ये चीज़ें डिस्कस करके फिर यहाँ से हमने ये देखा था कि जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आता है ये 200, कि जब एक शर्ट सेल करते थे तो यही 200 ऑनर्स इक्विटी में रिपोर्ट होता है। और चूंकि बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने का ऑब्जेक्टिव भी जो था या लीगल एक्टिविटी को कैरी करने का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट को अर्न करना था, तो वही प्रॉफिट जो है हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास 750 था। फिर ऑनर्स को जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो रिटेन अर्निंग के नाम से एक्विटी में रिपोर्ट हुई। और देन उसके बाद हमने ये बात की थी कि इसी फाइनेंस को अगर डिफाइन करना चाहें तो उसमें 3 एलिमेंट थे जो डिसीजन के, और फोर्थ एलिमेंट जिसका गोल या ऑब्जेक्टिव या पर्पस था इन तीनों को मैनेज करने का। तो हमने कहा था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। तो इन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे जिसमें एक्विजिशन यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे थे। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग मिक्स कहलाता है, इसकी बात हम करेंगे आज के सेशन में। और इसके साथ हम मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स की बात भी कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एक जो गोल है इन तीनों एक्टिविटीज को या फंक्शंस को परफॉर्म करने का, वो क्या गोल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अगर याद करें तो हम ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर चुके थे कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, बिजनेस का साइज क्या होगा, प्लेस क्या हो इन्वेस्टमेंट की, और उनका मिक्सचर क्या हो। तो डिस इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट, एक्सपेंशन वगैरह, एडिशन नए एसेट्स की, ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम एग्जांपल देख चुके थे। फिर हमने लास्ट टाइम 2 कंपनीज की एग्जांपल ली थी कि जो आइडेंटिकल कंपनीज थी। और सिर्फ इस बात को जो है वो आपको लोगों के लिए ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि जस्ट इन्वेस्टमेंट का साइज अगर वेरी हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आता है रिटर्न्स पे। तो हमने देखा था कि जो कंपनी ए थी उसका रिटर्न ज़्यादा था 50%, और कंपनी बी का रिटर्न कम था। और साथ ये बात की थी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ साइज जो था, अगर आपने वो अप्रोप्रिएटली डिसाइड नहीं किया
कि आपने क्या किया, बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए 300 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, जबकि वहीं पर 100 मिलियन ही सफिशिएंट था। तो चूंकि आपने ओवर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स कम हो जाने हैं। तो हमने ये बात की थी कि स्टॉक एक्सचेंज में जब रिटर्न्स रिपोर्ट होंगे तो कंपनी ए का मार्जिन जो है वो हाई रिपोर्ट होने की वजह से इसके शेयर की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और रिलेटिवली जो फर्म बी है उसके शेयर की प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। तो रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट दोनों की चेंज हो रही थी। अब सिर्फ अगर इनकम पे रिलाई करना होता तो दोनों कंपनीज की जो इनकम थी वो 50 मिलियन रिपोर्ट हो रही थी। तो आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं, जो अमाउंट्स हैं, ये बेटर मीनिंग कन्वे नहीं करती। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में जब भी या जब भी फाइनेंशियल सेक्टर में आप बात कर लें तो वहाँ अमाउंट्स की बजाय परसेंटेजेस में रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, ताकि जो परफॉर्मेंस या जो इंडिकेटर्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं वो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, जिससे डिसीजन लेना आपके लिए ज़रा इजी हो जाए। तो इसलिए लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी केयरफुल लेना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था अमंग ऑल थ्री डिसीजंस। तो हमने एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर ली थी। आज जो सेशन हमारा है वो फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में है। जरा रिकॉल कर लें, हमने ये बात की थी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते किसे हैं, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट होती है। राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट में क्या चीज थी, जरा रिकॉल कर लें आप। उसमें हमारे पास थी लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। तो अब ये फंड्स चाहिए क्यों थे हमें राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट में, जो लायबिलिटीज और ऑनर्स ऑनर्स इक्विटी है। लायबिलिटीज भी आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लायबिलिटीज क्या है, जो आप लोन लेते हैं, जो आप उधार ले लेते हैं, वो उधार कहीं से भी ले सकते हैं, वो लोन किसी भी सोर्स से आप अरेंज कर सकते हैं, बैंक से ले लिया, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी भी कह लीजिए कि सोर्स से आप लोन ले सकते हैं। वो आपको कह लीजिए कि कैश की फॉर्म में फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपको उधार रॉ मटेरियल भी मिल सकता है, जैसा कि करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारे पास और क्या आता है, ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी में आपको पता है क्या होता है, शेयर्स हैं, प्रेफर्ड प्रेफर्ड शेयर्स हैं, कॉमन शेयर्स हैं, और इसी तरह हमारे पास वहां पर रिटेन अर्निंग है, ये पेड अप कैपिटल वगैरह। तो ये चीज़ें ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होती हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास ये लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी, इन दोनों के बारे में डिसीजन लेना है। भाई किस तरह का डिसीजन लेना है? डिसीजन ये लेना है कि ये जो फंड्स हैं ये लायबिलिटी से कितने लेने हैं और ऑनर्स इक्विटी से ऑनर्स कितना कंट्रीब्यूट करें, और आउटसाइडर से कितने पैसे लेने हैं, लोन के थ्रू कितने पैसे लेने हैं। अगर सपोज कर ले आपने 100 रुपी अरेंज करने हैं, तो बात सिर्फ 100 रुपी की नहीं है, बात ये है कि इसमें से जो अमाउंट 100 है, क्या सारे का सारा 100% ऑनर्स ने दे देना है बिजनेस को, या ये 100% जो अमाउंट है 100 रुपी ये लोन ले लेना है, या 50 रुपी लाइबिलिटी से ले लें और 50 रुपी ऑनर्स कंट्रीब्यूट कर दें। 30 और 70 मिलकर भी तो 100 ही बनाता है, इस तरह 60 और 40 मिलकर भी तो 100 ही बनाता है। तो बात सिर्फ 100 की नहीं है, इससे पहले जो बात कर चुके हैं वो ये थी कि अमाउंट कितनी हो। अब ये बात है कि सिर्फ अमाउंट मैटर नहीं करती, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो अमाउंट रेज कहाँ से हो रही है, आप वो फंड्स अरेंज कहाँ से कर रहे हैं। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हम देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट आता क्या है, कि अमाउंट तो हम 100 ही अरेंज कर लेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट रिटर्न्स पे क्या आता है। दूसरी बात, ये अमाउंट हम अरेंज क्यों करेंगे, ये फंड्स हम अरेंज इसलिए करते हैं कि इनकी हेल्प से हम जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, जहां पर एसेट्स होते हैं, उनको परचेज कर सकें, उनको फाइनेंस कर सकें। तो मेन चीज क्या है, एसेट्स को एक्वायर करना है। अब एसेट्स को एक्वायर करने के लिए चाहिए पैसे, फंड चाहिए। तो वो फंड्स लायबिलिटीज और इक्विटी से आएंगे, और कितने आएंगे ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ कहाँ से आएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो पहला हमें इस डिसीजन मेकिंग में कंपोनेंट देखना होता है वो है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। भाई लायबिलिटी से फंड्स अरेंज करने हैं या ऑनर्स ने कंट्रीब्यूट करना है। इसी तरह मिक्सचर, ये तो हमने डिसाइड कर लिया
कि भाई दोनों से अरेंज करने चाहिए, लाइबिलिटी से यानी कि लोन भी लेना चाहिए और ऑनर्स को खुद पैसे भी देने चाहिए। अब अगली बात है कि भाई बेस्ट मिक्स क्या हो, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम कि 100 रुपीज चाहिए। भाई 100 तो आपका, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वो अ, दोनों से रेंज करने हैं, लाइबिलिटी से भी इक्विटी से। अब मिक्स क्या हो, ये मिक्स 100 रेंज हो सकता है 50 और 50 से, 50 लाइबिलिटी से और 50 इक्विटी से। ये भी देखा जाए तो अमाउंट 100 बनती है। और मिक्स क्या हो सकता है, 10 और 90, 10 लाइबिलिटी से और 90 ऑनर से। या ये भी तो हो सकता है कि 30 लाइबिलिटी से और 70 ऑनर से। या 45 55, इस तरह से भी परसेंटेजेस आप देख सकते हैं। तो ये मिक्स क्या हो, इसका भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है रिटर्न्स पे। बहुत ही केयरफुली देखना होता है। तो इसी तरह जो है वो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मुझे सजेस्ट तो किया जा रहा है कि लोन लिया जाए 40%, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूँ, क्या मेरे बिजनेस की कंडीशन है कि मुझे 40% जो है वो लोन मिल सके। ऑलरेडी मैंने सपोज जो लोन लिया हुआ है वो है 30%, और सजेशन मुझे आ रही है कि लोन 40% तक होना चाहिए। तो जो 10% मजीद मुझे सजेस्ट किया जा रहा है लोन लेने का, मेरे रिटर्न्स पे उसका इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन क्या मेरे बिजनेस की भी कंडीशन ऐसी है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम इनको आगे चलकर वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद हमें फाइनेंसिंग डिसीजन में और क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई डिविडेंड पॉलिसी हमारे बिजनेस के क्या होगी। ऐसा तो नहीं है कि करंट ईयर में हमने डिविडेंड पे कर दिया 30% और फ्यूचर में इसे मेंटेन ही नहीं कर सकते। अब डिविडेंड पॉलिसी का क्यों ताल्लुक है फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ, थोड़ा रिकॉल करें। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है उसमें से डिविडेंड माइनस होता है तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आता है। जो 250 हमने अपने पास जो एग्जांपल जो आपके साथ शेयर की थी उसमें लिखा था। तो वो 250 रिटेन अर्निंग कहाँ लिखी जाती थी, ऑनर्स इक्विटी में। और फाइनेंसिंग डिसीजन में इक्विटी पार्ट होता है कि नहीं होता फाइनेंसिंग का। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा कि होता है पार्ट। तो भाई जब ये हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट बन गया इक्विटी, चूंकि रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट है, तो इसलिए जो चीज रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करती है उसे भी केयरफुली देखना चाहिए। तो रिटेन अर्निंग को क्या अफेक्ट करती है, डिविडेंड पॉलिसी। वो क्या है कि भाई मैं 30% करंट ईयर में पे कर रहा हूँ डिविडेंड, तो फ्यूचर में तो मैं 30% अगर मेंटेन ही नहीं कर सकता, तो मार्केट में जो है वो एक अच्छी न्यूज नहीं जाएगी। तो मार्केट ये सोचेगी कंपनी ने लास्ट ईयर ज्यादा डिविडेंड पे किया था और करंट ईयर जो है वो डिविडेंड कम पे कर रही है, तो मे भी कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, मे भी कंपनी का जो फ्यूचर है ये अच्छा नहीं होगा। तो हो सकता है शेयर होल्डर्स आपके मार्केट में शेयर सेल करना शुरू कर दें। तो जब शेयर सेल करना शुरू करेंगे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड वही होगी। तो अब आपको इकोनॉमिक्स का ये आइडिया है कि जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड वही रहती है तो प्राइस क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो इसलिए आपने कोई भी डिसीजन लेना है बड़ा ही केयरफुल लेना है। अभी इस ईयर में तो प्रॉफिट ज्यादा थे, डिविडेंड ज्यादा पे कर दिया, तो क्या फ्यूचर में इन रिटर्न्स की जो परसेंटेजेस है पेमेंट की उसको इंटैक्ट रखा जा सकता है। अच्छा इसी तरह हो सकता है शेयर होल्डर्स करंट ईयर में डिविडेंड डिमांड ही ना करें। अगर शेयर होल्डर्स डिविडेंड डिमांड ही नहीं करे तो आप पे करेंगे, शेयर होल्डर्स जो है वो अगेन सेटिस्फाई नहीं होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल यंग एज जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो ग्रो होता हुआ देखना पसंद करते हैं। तो यंगर्स चूंकि अपना पोर्टफोलियो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो अपने रिटर्न्स को लिक्विडेट नहीं करेंगे, कैश में उसको नहीं पसंद करेंगे, रादर वो इन्वेस्टमेंट चाहेंगे कि री इन्वेस्ट हो जाए हमारा कैश बिजनेस में। री इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको रिटेन करके ही हो सकती है कि आपका जो डिविडेंड रिटेन कर लिया जाए बिजनेस में। जबकि जो ओल्ड एज पर्सन है वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करेंगे कि हमें जो है वो कुछ ना कुछ कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में देते रहे। क्योंकि ओल्ड एज पर्सन आपको आइडिया है कि वो तो रिटायर हो चुके होंगे या उनके कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग्स नहीं होंगे, तो इसलिए उन्हें तो अपने जो लिविंग एक्सपेंडिचर्स है उनको मीट करने के लिए कुछ ना कुछ आमदन चाहिए, कोई इनकम चाहिए। तो डेफिनेटली वो डिमांड करेंगे कि मुझे हमें डिविडेंड पे किया जाए। तो अगेन इट डिपेंड कि आपका जो शेयर होल्डर है उसका मिक्स कैसा है। तो हमारा अलग से टॉपिक भी आएगा, डिविडेंड पॉलिसी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं और डिविडेंड पॉलिसी के रिलेटेड जो डिफरेंट थेरीज हैं वो कौन सी हैं।
जैसा कि बर्ड इन हैंड है, जैसा कि मिलन मॉग्लियानी की थ्योरी है, इसी तरह जो है वो इसकी सिग्नलिंग थ्योरी आ जाती है। तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, जो कि आगे चलकर हमारा एक टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है वो ये भी देखना होता है कि जो फंड्स हैं वो एक्वायर कैसे किए जाएंगे। भाई उसका पैटर्न क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये बात तो सिर्फ नहीं है ना ऐसी कि हमने देख लिया कि भाई फंड्स आने कहाँ से हैं, मिक्स क्या होगा, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी। भाई अगली बात है, अगर आपने लोन लेना है तो वो कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए, उसके लिए आपने किन के साथ एग्रीमेंट साइन करना है, इंटरमीडिएशन कहाँ से होगी, या अपने शेयर्स जो हैं वो अगर सेल करने तो कैसे किए जाएंगे, किन के थ्रू अरेंजमेंट करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो फंड्स को अरेंज करने के बारे में है, जो फंड्स की अमाउंट को अरेंज करने के बारे में है, वो यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट बन जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, हमारे पास अगेन यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं और हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये तमाम कंपनीज क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन इनके एम्प्लॉय सेम है, ऑपरेशन सेम है, मार्केट सेम है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फाइनेंसिंग पैटर्न्स। देखें हमने यहाँ पर कंपनी ए में क्या लिखा हुआ है कि एसेट्स हैं 100 मिलियन के, और इसकी फाइनेंसिंग हो रही है 50 मिलियन थ्रू लायबिलिटीज और 50 मिलियन थ्रू ऑनर्स इक्विटी। तो दोनों मिलाकर 100 बनते हैं, यानी कि ये इन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए 100 रुपये ही आपको अवेलेबल हो रहे हैं थ्रू फाइनेंसिंग। इसी तरह कंपनी बी में भी 100 मिलियन है साइज ऑफ बिजनेस, और इस 100 मिलियन की अरेंजमेंट कैसे हो रही है, 30 मिलियन लायबिलिटी से और 70 मिलियन ऑनर्स इक्विटी से। अगेन 30 और 70 100 बनता है। जैसे ये 50 प्लस 50 100 है, ऐसे ही ये 30 प्लस 70 भी 100 है। फिर थर्ड कंपनी कंपनी सी है, इसमें देखें तो हमने कहा है कि 100% इक्विटी फाइनेंसिंग है। इसमें थ्रू लायबिलिटीज फंड्स जीरो अरेंज हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं ले रहे लायबिलिटी से, 100% ऑनर की कंट्रीब्यूशन है। तो इस फर्म में 100 मिलियन ऑनर की अपनी कंट्रीब्यूशन है, तो ऑनर इक्विटी में 100 मिलियन लिखा हुआ नजर आया। फोर्थ फर्म है कंपनी डी, उसमें देखें इक्विटी फाइनेंसिंग जीरो है, तो ये डेट फाइनेंसिंग है 100 मिलियन। तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। इसके अलावा भी आप मिक्स बना सकते हैं, जैसे मैंने 30-70 लिखा है, कोई 40-60 लिख सकता है, कोई 60-40 लिख सकता है, जैसे मैंने यहाँ 50-50 लिखा है, फिर 30-70 सो ऑन। तो एक जस्ट हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख दी ताकि आपको ये समझ आ सके कि सिर्फ अमाउंट 100 होना ही काफी नहीं है, रादर उसका मिक्सचर क्या हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है रिटर्न्स पे। चूंकि कंपनीज हमारी क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए आप देख सकते हैं सबकी सेल्स क्या है, आइडेंटिकल है। 1000 मिलियन हर एक की रिपोर्ट हो रही है। इसी तरह सारी कॉस्ट भी सेम आ गई हर एक की। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, वो भी सबकी कॉमन आ गई 100 मिलियन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है। तो हर कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का रिपोर्ट करना सेम ही अमाउंट हो रही है, वो कितनी, 100 मिलियन। अब इसी 100 मिलियन में से आपने माइनस करना होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्यों, इसलिए कि ये 100 मिलियन क्या चीज है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इंटरेस्ट आपको पता है डेट पे पे होता है, लाइबिलिटीज पे पे होता है। अज्यूम कर लें कि 10% इंटरेस्ट रेट है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो अज्यूम किया हुआ है 10%। तो जरा कंपनी ए के केस में देखें कि कंपनी ए के केस में हमारे पास क्या है कि जो हमने लोन लिया हुआ है, पहली बात देखें क्या कंपनी ए लोन ले रही है, लायबिलिटीज है उसके पास, डेट फाइनेंसिंग हो रही है। जरा गौर से चेक करें जी, कहाँ से चेक होगा, ये राइट हैंड साइड पे ये लायबिलिटीज में देखें 50 मिलियन लिखा हुआ है। तो 50 मिलियन का 10% जो है हमने अज्यूम किया कि इंटरेस्ट रेट है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो बेटा वो होगा ना जो आपका एग्रीड है टर्म्स एंड कंडीशन में। तो 50 मिलियन का 10% लिया, दैट बिकम्स 5 मिलियन। तो 5 मिलियन इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी ए का है। तो ये 5 मिलियन माइनस होगा 100 से। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कंपनी ए का 95 मिलियन। किसी को अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई, वो दोबारा चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके बैक करके कि ये 5 मिलियन कैसे कैलकुलेट हुआ, और 5 माइनस हुआ 100 से तो 95 मिलियन आंसर आता है।
फिर आपको पता है इसी ईबीटी में से टैक्स माइनस होना है। फॉर योर कन्वीनियंस यहां हमने टैक्स रेट या परसेंटेज अज्यूम की है 50%। तो ये जो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है इसका 50% टैक्स माइनस हो गया 47.5 मिलियन। ये 47.5 मिलियन कैलकुलेट कैसे हुआ, 95 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये टैक्स की अमाउंट आ गई। अगेन 95 में से ये टैक्स माइनस होगा, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस जिसे हम नेट इनकम के नाम से भी जानते हैं वो 47.5 मिलियन से रिपोर्ट हुई। मैं जस्ट कंपनी ए का केस अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ तक क्लियर है, देख लें। इसी तरह कंपनी बी का केस देख लें आप। कंपनी बी में भी हमारे पास ईबीआईटी 100 मिलियन है। इस 100 मिलियन को हमने क्या नेम दिया हुआ, ईबीआईटी। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगेन इंटरेस्ट किस पे होता है, लोन पे, लाइबिलिटीज पे, जो कि 30 मिलियन है। तो 30 मिलियन का 10% लिया तो वो 10% 3 मिलियन है। तो 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97 मिलियन। अब इसका 50% टैक्स माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास अगेन नेट इनकम की, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस की है। ये सारी कैलकुलेशंस इसी पैटर्न पे है जैसे कंपनी ए की हुई है। इसी तरह फर्म सी देख लें। फर्म सी में हमारे पास तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जीरो हो जाएगा। तो हमने जीरो का 10% लिया, जीरो मिला। तो 100 माइनस जीरो, आंसर क्या मिला हमें, 100। अब इसका 50% टैक्स पे हो जाएगा। 50% टैक्स पे होने के बाद इनकम की अमाउंट रिपोर्ट हुई 50 मिलियन। प्लीज ये 50% टैक्स रेट या 10% ट्रस्ट रेट हाइपोथेटिकली मैंने अज्यूम किया है, अदरवाइज जो रेट आपको गिवन हो आप वही यूज करेंगे। देन इसके बाद कंपनी डी है, उसमें ऑनर्स की कंट्रीब्यूशन जीरो है, डेट फाइनेंसिंग 100% है। तो इसलिए 100 मिलियन का 10% लिया तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट मिली 10 मिलियन। तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 90, और 90 का 50% टैक्स पे किया 45 मिलियन। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट होती है 45 मिलियन नेट इनकम की अमाउंट। अब देखिए, अगर तो फंड्स की बात की जाती, सिर्फ फंड्स 100 ही, तो हर केस में कंपनी ए, बी, सी एंड डी फंड्स कितने अरेंज हो रहे हैं, 100 मिलियन। अगर सिर्फ फंड्स का टोटल ही देखा जाता, सिर्फ अमाउंट ही देखी जाती, उसका मिक्सचर यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग मिक्स ना देखा जाता, तो फिर आंसर सबके सेम आने चाहिए थे। अगर हम कहें कि भाई फाइनेंसिंग मिक्स मैटर नहीं करता, कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, तो फिर तो ये आंसर यहाँ पर सेम आने चाहिए थे। जबकि आप देख सकते हैं हर केस में आंसर या वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ रही है। अब जरा वीडियो को पॉज करें, सोचे कौन सी कंपनी बेस्ट है, किस कंपनी को आप प्रेफर करेंगे। सोचें जरा, अपना आंसर अपनी नोटबुक में कहीं साइड पर लिख लें जो भी आंसर आपका है, और फिर उसकी रीजन सोचें कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो कोई कंपनी ए कह रहा है, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, कोई डी कहेगा, तो हर एक का अपना आंसर होगा मे बी। तो जो भी आंसर आपके माइंड में आता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप में से डेफिनेटली कंपनी सी की बात कर रहे होंगे कि भाई 50 मिलियन ज्यादा अमाउंट है, इसको प्रेफर करना चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या कंपनी सी बेहतर है या कोई और कंपनी बेहतर है। भाई हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करके देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी क्या है, ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट क्या है। हम बात भी किसकी कर रहे हैं, ऑनर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑनर्स ने कंपनी ए के केस में देखा जाए कितना कंट्रीब्यूट किया है, 50 मिलियन। कितनी इनकम है, 47.5 मिलियन। तो 47.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन, ये ऑनर इक्विटी वाला, ठीक है। इसी तरह कंपनी बी में देखें, ऑनर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, 70 मिलियन। कितनी अर्निंग्स है, 48.5। तो 48.5 डिवाइड बाय 70 मिलियन। इसी तरह फर्म सी देखें, ऑनर की कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस में, 100 मिलियन, और इनकम क्या है, 50 मिलियन। तो 50 मिलियन डिवाइड बाय 100 मिलियन। फर्म डी में देख लें, इसी तरह ऑनर की कंट्रीब्यूशन जीरो है, कि ऑनर ने बगैर कुछ इन्वेस्ट किए 45 मिलियन ले लिया। तो इस केस को तो सेपरेटली अलग से डिस्कस करते हैं ना। इसका तो रिटर्न जो है वो ऑनर ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, और बगैर इन्वेस्ट किए, कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर 45 मिलियन ले लिया।
अब देखते हैं परसेंटेजेस रिटर्न्स के हैं। तो कंपनी ए के केस में देखें, जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 95%। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 95% रिपोर्ट हो रहा है। थोड़ी देर पहले जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे थे तो तब हमने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि अमाउंट्स की बजाय परसेंटेजेस जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देती हैं, तो इसलिए हमने परसेंटेजेस में आंसर्स या वैल्यूज को देखा। अब इसका देखें क्या आंसर आ रहा है, 95% फर्म ए का। और फर्म बी का आंसर क्या आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी का, 69.28%, अप्रोक्सीमेट 69%। और इसी तरह फर्म सी का आंसर क्या आ रहा है, 50%। जरा देखें कि जस्ट मिक्सचर चेंज होने से परसेंटेज चेंज हो गई। अब आपका आंसर 1 मिनट के लिए फर्म डी समझने के नहीं है। 1 मिनट के लिए अज्यूम करें कि फर्म डी नहीं, आपके पास 3 केस हैं, ए बी एंड सी। तो विच वन इज बेटर, सोचें जरा जी। अब आपका आंसर ए आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल है किसी का भी आंसर फॉर्म ए में भी किसी का आया हो, लेकिन ज्यादातर का आंसर ए नहीं होगा। अभी देखें, सबसे ज्यादा आंसर फॉर्म ए का आ रहा है। तो क्या आपको 3 फर्म्स में देखा जाए, अगर एज अ फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करना पड़े कि भाई हमें फाइनेंसिंग कहाँ से जो है वो अरेंज करनी चाहिए, हमें फंड्स कहाँ से अरेंज करने चाहिए, कितने अरेंज करने चाहिए, मिक्सचर क्या होना चाहिए, क्या ये बता सकते हैं अभी आप? यस। आप कहेंगे जी मेरे बिजनेस को अगर 100 मिलियन फंड्स रिक्वायर्ड हैं तो वो 50 मिलियन अरेंज होने चाहिए थ्रू डेट और 50 मिलियन थ्रू इक्विटी। प्लीज यहाँ पर एक बात माइंड में रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में 50-50% ही होगा तो बेस्ट रिटर्न होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में 50 मिलियन होगा तो आंसर ये बेस्ट होगा। यानी कि कोई प्री डिसाइडेड या प्री कह लीजिए कि कैलकुलेटेड कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है जिसको स्टैंडर्ड सेट करके पूरी इंडस्ट्री फॉलो करना शुरू कर दे कि हम कहें जी कि जितनी कंपनीज होती है उसका 50% डेट फाइनेंस होना चाहिए, 50% जो इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए। एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो हर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो इसी तरह से अपनी कंपनी का बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स देखेगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी तक जितने डिस्कशन हमने की है उसमें ये है कि हमारे पास फर्म ए ज़्यादा बेटर है। क्यों? उसकी परसेंटेज रिटर्न की ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर 1 मिनट के लिए फर्म डी को भी साथ शामिल कर लेते हैं। अच्छा, फर्म डी से पहले एक और बात देखें ज़रा। हम यहाँ पर देखें, यहाँ डेट फाइनेंसिंग क्या है, 0 है। फर्म सी में, मैं फिर रिपीट करता हूँ प्लीज, फर्म ए बी एंड सी को अभी हम देखते हैं, फर्म डी को बाद में देखते हैं, भूल जाए 1 मिनट के लिए फर्म डी है। तो इन तीनों फर्म्स में ए बी एंड सी में देखिए जरा, सी फर्म में डेट कितना है, 0। परसेंटेजेस क्या आई रिटर्न्स की, 50%। जैसे ही डेट 0 से बढ़कर 30 मिलियन होता है तो 30 मिलियन के साथ रिटर्न की परसेंटेज देखिए बढ़ जाती है 50% से 69%। फिर 30 से जैसे ही डेट थोड़ा सा और ऐड करते हैं, 30 से कितना बेटा, 50 तक लेकर आते हैं। तो जब 50 तक लेकर आते हैं तो देखिए परसेंटेज और बढ़ जाती है। आप चेक करके देख लीजिएगा, जब 60 मिलियन डेट हो, 40 मिलियन इक्विटी हो, उसका आंसर 95 से बढ़ जाएगा। इसी तरह 70 डेट हो और 30 इक्विटी हो, उसका आंसर और बढ़ता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे बिजनेस में डेट ऐड होता जा रहा है, जैसे जैसे बिजनेस को डेट फाइनेंसिंग होती जा रही है, वैसे ही बिजनेस के रिटर्न्स मैग्नीफाई हो रहे हैं, बिजनेस के रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो डेट है बिजनेस के लिए लेवरेज का काम कर रहा है। जैसे एक लीवर हैवी वेट्स को पुल करने के लिए विद माइनस माइनर फोर्स यूज होता है, वैसे ही बिजनेस के रिटर्न्स को मैग्नीफाई करने के लिए, बिजनेस के रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए जो डेट है, जो लोन है, वो यूज होता है। एक बात तुम्हें यहां से समझ आई कि जो डेट है वो जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस के रिटर्न्स मैग्नीफाई होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो लेकिन क्या
ये इतना ही इजी होगा बिजनेस के लिए कि डेट इजीली अरेंज कर लें। जरा सोचें एक मिनट के लिए खुद भी कि क्या इजीली डेट अरेंज हो सकता है? नेवर। लोग डेफिनेटली आपकी एबिलिटी देखते हैं, आपकी कैपेसिटी देखते हैं, आपका डिफॉल्ट करने का चांस को देखते हैं, आपके बिजनेस का पोटेंशियल देखते हैं, आपका फ्यूचर देखते हैं। ये देखते हैं कि आपने ऑलरेडी लोन कितना लिया हुआ है। तो इतना इजी नहीं है कि आपने चाहा कि लोन ले लें, लोन पैसे मिल जाएं। आप जब भी लोन लेते हैं तो जो काउंटर पार्टी होती है जिसने आपको लोन ग्रांट करना है, वो आपका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो रिकमेंडेड तो हमने कहा कि डेट है क्योंकि चीपर सोर्स है, तो रिकमेंडेड तो ये हो गया डेट। लेकिन हम इसको सम टाइम अरेंज करना भी चाहें, रेज करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और इम्प्लीकेशन क्या आ सकती है? कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपके सेक्टर पे जो है वो कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हो सकता है कि शेयर होल्डर्स ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हो सकता है जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि लाइबिलिटीज वाले, उन्होंने आप पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हो। तो अगर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन आप पे इम्पोज की हुई है तो आप लोन ले ही नहीं सकते फर्दर। दिल तो करेगा लोन लेने का, मन तो चाहेगा कि फंड्स लाइबिलिटीज या क्रेडिटर्स के थ्रू अरेंज हो जाएं, लेकिन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप पे रेस्ट्रिक्शन है। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले से लोन लिया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, पहले से लोन लिया हुआ है। सपोज ये वाली कंडीशन है 50 मिलियन 50 मिलियन। अब इसमें देखें ऑनर्स का बिजनेस में रिस्क कितना है, 50%। क्रेडिटर्स का रिस्क कितना है, 50%। अगर बिजनेस कल को फ्लॉप हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो ऑनर्स ने कितना रीपे करना है आउटसाइडर्स को? जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो ऑनर्स उतना ही पे करने को लायबल हैं जितना के उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया है, 50 मिलियन। अब अगर 1 मिनट के लिए यहां पर होता 70 मिलियन लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में कितना बैठा होता, 70 मिलियन। इक्विटी में लिखा होता 30 मिलियन। तो टेक्निकली देखा जाए एज पर लॉ, ऑनर्स कितनी अमाउंट पे करने के लिए लायबल थे, 30 मिलियन। क्योंकि ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में थी कितनी, 30, और क्रेडिटर्स ने कितना कर दिया, 70 मिलियन। तो रिस्क किन का ज्यादा हुआ, क्रेडिटर्स का। कि अगर ये कल को बिजनेस आपका बैंकरप्ट हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, आग लग जाती है, अल्लाह माफ करे, कुछ भी ऐसा जो है वो कह लीजिए कि एलिमेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपके ये एसेट जो है आपको सेल करने पड़ जाते हैं या ये रहते नहीं है, तो ऑनर्स का कितना नुकसान होगा, 70, सॉरी 30। और आउटसाइडर का कितना होगा, 70। तो रिस्क किनका ज्यादा हुआ, क्रेडिटर्स का। ऑनर्स का कितना है, 30। तो इसलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देंगे क्रेडिटर्स ऑनर्स पे कि भाई अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लेवल आप लोन जो है वो अरेंज कर सकते हैं, लाइबिलिटी से फंड्स अरेंज कर सकते हैं, उस लिमिट से बियॉन्ड आप फंड्स रेज नहीं कर सकते, ताकि इनका रिस्क इंटैक्ट रहे। किनका, ऑनर्स का। भाई ऑनर्स का रिस्क होगा तो एक्टिव काम करेंगे। यहाँ पर जीरो कर लें 1 मिनट के लिए, ऑनर्स का कितना कर लें, जीरो। जैसा कि कंपनी डी के केस में देखें, ऑनर्स का जीरो है। अभी इस वाले केस में देखें कि ऑनर्स का रिस्क ही नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ ऑनर्स की लायबिलिटी क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि ऑनर्स आर लायबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी ऑनर्स की, जीरो। तो फिर उनकी लायबिलिटी भी कितनी बनी, ऑनर्स की, जीरो। कुछ भी नुकसान होता है कि इनका, क्रेडिटर्स का, आउटसाइडर्स का। तो यहाँ पर जो है वो देखा जाए 50% रिस्क है ऑनर्स का, 50% रिस्क है क्रेडिटर्स का। इसीलिए वो लोग जो आपके कंट्री पे हुकूमत करें और उनका कंट्री में कुछ ना हो, उनका रिस्क है, जीरो। कंट्री डूबता है तो डूबता रहे, लॉस होता है तो होता रहे, एजुकेशन सेक्टर का सत्यानाश होता है तो होता रहे, हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों तो आते रहे, क्योंकि उनका तो रिस्क नहीं है। उनकी तो प्रॉपर्टीज, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ की केयर, उनकी ईच एंड एवरीथिंग तो इंटरनली मेंटेन ही नहीं हो रही।
तो बाहर से रेंज होनी है। तो इसलिए भाई दुख उन्हीं को होगा जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका रिस्क है। तो इसलिए हम बात ये कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज होने की वजह से हम फंड सम टाइम अरेंज नहीं कर पाते। एक बात जो अभी आपके साथ शेयर की है, इसी को जरा आज आप जो है वो नेशनल असेंबली से जो है वो पार्लियामेंट से ये रूल पास हो जाए कि जितने हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे, इनकी जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होगी, और उसी तरह होगी जैसे एक लाइन में लगकर गरीब बंदा खड़े होता है, उसी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ेंगे जिस जगह गरीब बच्चा पढ़ता है, उस उन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे जिनको एक गरीब बच्चा जो है वो पढ़ रहा होता है। आपके सामने पता रिजल्ट्स आ जाएंगे कि उनका जब रिस्क बढ़ेगा वो एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। ये चीजें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ बात करते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो गवर्नमेंट सॉरी जो लाइबिलिटीज वाले हैं, वो क्यों रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं? इसलिए रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं कि भाई फर्दर अगर फंड्स आते रहेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ता रहेगा, ऑनर्स का रिस्क कम होता जा रहा है। एक रीजन ये होती ना। तो इसलिए वो आपके बिजनेस में हो सकता है कि वो कहें कि 70 मिलियन डेट आना चाहिए तो बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप 70 ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 50 मिलियन तक की डेट फाइनेंसिंग हुई हुई है। तो इससे ज्यादा अगर रेस्ट्रिक्शन है आप पे, आप ही ले सकते हैं। तो इसलिए अगर 50% तक आपके जो है वो डेट फाइनेंसिंग है तो आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस में, इसको मजीद एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको मजीद एनहेंस करना पड़ेगा ताकि ये फंड्स और आप आगे इंक्रीज कर सकें। तो खैर पॉइंट यहाँ पर ये था कि सिर्फ मिक्सचर ऑफ फंड्स, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स ही मैटर नहीं करती, रादर मिक्सचर ऑफ फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत मैटर करती है क्योंकि ये आपके सामने जितने रिजल्ट्स यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ये सिर्फ मिक्सचर चेंज होने की वजह से हो रहे हैं। और इन ए बी एंड सी फर्म में से देखा जाए रिकमेंडेड क्या है? ए फर्म, क्योंकि उसके रिटर्न सबसे ज्यादा है, और दूसरी बात इसमें डेट सबसे ज्यादा है। और हमने यही बात की कि जैसे जैसे डेट ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे बिजनेस के रिटर्न्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ, पॉज करें वीडियो को, यहाँ तक दोबारा देखें ताकि ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो सकें, ताकि चीज़ें आपको ये अच्छे से समझ आ सकें और क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल सके। नेक्स्ट देखें जी, अब हम फर्म डी की तरफ आ जाते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। काफी हद तक आपको हिंट मिल चुका होगा कि मैंने क्यों एक्सक्लूड किया था फर्म डी को, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि भाई मुझे पैसे अपने इन्वेस्ट किए बगैर सारे पैसे बाहर से मिल जाएं, क्योंकि हमने यही कहा ना कि इसका रिटर्न तो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ तो इन्फिनिटी का केस हो जाएगा कि आपने कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर, आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर अगर 1 मिनट के लिए आपके पास अपना भी 100 मिलियन पड़ा हुआ है और दूसरे लोगों से 100 मिलियन से आप 45 मिलियन अरेंज कर रहे हैं, तो अपना 100 मिलियन भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वहां से भी सपोज 45 मिलियन ही ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, यार 30 मिलियन लगा लें, चले मैं कहता हूँ अपने 100 मिलियन पे कितना लिया आपने? 30 मिलियन। तो 30 वो प्लस 45 ये, तो ये तो आपको 75 मिलियन तक अमाउंट मिल जाती। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह से रिटर्न सबसे ज्यादा हो जाता। आप कोई प्लॉट लेकर रख देते, आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते, मार्केट में कोई ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जिनका रिटर्न आपके रिटर्न से भी ज्यादा हो, या आप जितना हो या आपसे थोड़ा सा कम हो। तो इसलिए आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपका तो रिस्क यहाँ है ही नहीं है, बगैर कुछ इन्वेस्ट किए आपको रिटर्न मिलना सबसे बेस्ट कंडीशन है। अच्छा, ये जो मॉडल है इसमें 100% डेट फाइनेंसिंग है। एम मिलर एंड मॉडल यानी जो है वो यही रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि 100% डेट फाइनेंसिंग हो। वो क्या कहते हैं कि 100% फाइनेंसिंग एसेट्स की कहाँ से होनी चाहिए? डेट के थ्रू, जैसे यहाँ पे इस केस में है। अच्छा, लेकिन मार्केट आपको पता है, हम कहते हैं रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसा चाहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर बिजनेस कल को फ्लॉप हो जाता है, लॉस हो जाता है, बैंकरप्ट होता है, कुछ भी हो जाता है, ऑनर्स अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देंगे।
ऑनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में भी करोड़ों में पड़ी हो, लेकिन चूंकि उनका बिजनेस में इन्वेस्ट जीरो हुआ है, तो इसलिए उनकी लायबिलिटी क्या है, जीरो है, लिमिटेड लायबिलिटी, यही तो थी ना। तो इसलिए ये वाला केस, ऑनर्स तो चाहेंगे ऐसा हो जाए, लेकिन आउटसाइडर्स ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन ऐसे कुछ फ्रॉड्स हिस्ट्री में देखें मिलते हैं कि जिनमें ऐसा हुआ, लोग तरीके से गेम खेलते हैं। आपने डबल शाह का नाम सुना होगा। क्या करता था, लोगों के पैसे ही लोगों को डबल करके दे देता था। एक पूल से लिया, एक वीक के गैप से, उन्हें कहा जी कि आपको मैं एक वीक के बाद पैसे डबल करके दूंगा, और दूसरे लोगों से ले लिया कि आपको जो है वो मैं 2 वीक्स के बाद डबल करके पैसे दूंगा। तो जो 2 वीक वाले थे, तो उनका एक वीक जैसे ही गुजरता, ये फर्स्ट वीक वालों को देता, वो जाकर और गली मोहल्ले में लोगों को शोर मचाते बताते भाई कि पैसे डबल करके बंदा दे रहा है। हम्म। तो 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, इस तरह से हर एक को डिफरेंट टाइम पीरियड पे देकर उसने बिलियंस ऑफ रुपये अरेंज कर लिए। और बाकी स्टोरी आपको पता है, आप चेक कर सकते हैं क्या बना बाद में। लोग रो रहे थे बाद में। तो ये सारी स्टोरी पड़ी हुई नेट पे, आप चेक कर सकते हैं। तो वो क्या था, उसने भी यही काम किया था कि 100% लोगों के पैसे ले लिए, लेकिन बाद में फ्रॉड हुआ, आपको पता ही है। तो आइडियली तो लोग ऐसा चाहेंगे इस तरह करना कि यार ये वाला काम हो जाए कि मेरा अपना रिस्क ही ना रहे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन जब फ्रॉड होता है तो ये ऐसा हो जाता है। जब जो है फर्म्स के साथ जो जो फर्म्स फ्रॉड करती हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। तो अभी चलिए डिस्कस कर लेते हैं जी। लोग फ्रॉड करने के लिए हमेशा सबसे पहले आपके दिल में जो है वो लालच पैदा करेंगे। अगर लालच नहीं है, तो लालच का जो है वो बीज आपके दिल में बोएंगे। तो जब तक आपके, कह लीजिए कि, जहन में कोई लालच नहीं आता, उस वक्त तक आपसे फ्रॉड नहीं हो सकता। तो हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर एक एक शाहराह है, एक गुज़रगाह है, एक बहुत ही कह लीजिए कि ज़्यादा रशी एरिया वाली जगह है, तो वहाँ पर अगर कह लीजिए कि अगर आपको कोई फ्रूट वाला दरख्त नज़र आता है, जैसे बादाम लगा लें, सेब लगा लें, कोई ऐसे हैं, और वो लगे हुए हैं, लोग गुज़र रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको उतार नहीं रहे, उसको कह लीजिए कि वो तोड़ नहीं रहे, इट मीन्स कि वो कड़वे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ें रिटर्न की इतनी ज़्यादा पड़ी हों और वो कोई उसको लेना रहा और आपके लिए अवेलेबल है। तो इसलिए जब भी कोई कह लीजिए कि बिज़नेसेस जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफ़र कर रहे हैं, वो लालच पैदा कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर स्कैम होते हैं, उसमें ज़्यादातर फ्रॉड होता है। ऐसी सीपी के जो कह लीजिए कि पोर्टल पे जाएँ, वहाँ पर आपको जमा पूँजी का पोर्टल नज़र आएगा। एसएससीपी ने ना जमा पूँजी के नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है, जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि लोग फ्रॉड से कैसे बच सकें। अ, आप इसकी एग्जांपल वहाँ पर देख सकते हैं, जमा पूँजी के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पर आपको स्कैम मीटर नज़र आएगा। बल्कि आजकल तो आप उस स्कैम मीटर को अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर या जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, गूगल प्ले या ये प्ले स्टोर जो भी आपके पास है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्कैम मीटर। उस स्कैम मीटर में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आप आंसर करते चले यस नो की फॉर्म में, तो आपको वो बताएगा कि क्या वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वो रिस्की है, वो कह लीजिए उसमें स्कैम हो सकता है आपके साथ कि नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट कर लें अपने आप का वैसे भी। तो वो स्कैम मीटर पे, कि वो आपको बताता है कि आप स्कैम से कैसे बच सकते हैं, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि स्कैम से बचने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए। तो बेटा आपकी यहाँ पर एक छोटी-सी असाइनमेंट है, एक्टिविटी है, वो ये कि आप लोग जमा पूँजी के पोर्टल पर जाएँ, वहाँ पर स्कैम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो चेक कर लें। इसी तरह जो है वो स्कैम मीटर को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसको देखें कि उसके साथ आपको कुछ कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? जैसे एक वो हाजी साहब थे ना, हाजी साहब किसी इलाके में चले गए
और वहां पर उन्होंने जाकर क्या करना शुरू किया जी, कि नमाजें पढ़ी, काफी लोगों को शो करवाया कि बड़ा ईमानदार हूँ, बड़ा नेक बंदा हूँ। और साथ साथ जो था वो हाजी साहब के घर, कह लीजिए कि बड़े अनवाओ एक शाम के खाने आने, बड़े लोग आने, सारा ऐसा जी। भाई साहब से किसी ने पूछा, भाई साहब करते क्या जी? मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो भाई साहब ने कहा कि अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो मुझे तो वहां से रिटर्न मिलता है। मैं फिर भी करता हूँ। भाई साहब रहते थे, लोगों ने पूछा भाई क्या करते, क्योंकि भाई साहब को बड़े ही पैसे की रेल पे ला रही थी, बड़े लोग ट्रक श्रक आने, बड़ा माल ऊपर उतरना, नीचे घर में आना, और भाई साहब बड़ा कह लीजिए कि अच्छा खाते पीते, अच्छा पहनते, गाड़ी में आते जाते। लोगों ने कहा यार भाई साहब करते क्या हैं? घर में रहते हैं, तो उनकी आमदन क्या है? तो क्या करना शुरू किया, लोगों ने पूछना शुरू किया, उन्होंने कहा जी हमारा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो कुछ जो लालची बंदे थे, उन्होंने कहा जी हमें भी भाई साहब अपना पार्टनर बना लें। उन्होंने कहा मसला कोई नहीं। तो भाई साहब ने क्या किया, उनसे पैसे ले लिए, और साथ में ये कहा कि भाई मेरा जो एक फलां जगह से कार्गो आना है, या मेरा जो है वो कह लीजिए कि फलां एक दोस्त जानने वाला है, वो स्मगलिंग करता है, और मुझे चूंकि उसकी वजह से बड़ा वो कह लीजिए कि रिटर्न मिल जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली। तो उस पे जो है वो आपको भी शामिल कर लेता हूँ। अभी कार्गो आना है, उस पर कोई कस्टम नहीं होना, मेरा कस्टम में जाने वाला बंदा है, तो हम माल ले लेंगे जी। और मेरा रिटर्न बड़ा, उस पर 5 करोड़ का रिटर्न आना है। तो ऐसा करेंगे, जो अगर आप 50% देंगे तो 50% रिटर्न आपका, 50 मेरा, 2.5 करोड़ मिल जाएगा। बंदा उसके पास पैसे भी थे, दे दिए जी। उसके बाद होता है क्या, कुछ दिन हाई साहब ने जो है वो घर से निकलना बंद कर दिया, बंदे को परेशानी हुई, बंदा जाता है नॉक करता है, हाई साहब बाहर आते हैं। थोड़ी तसल्ली होती है कि हाई साहब इधर ही गए, कहीं गायब नहीं हुए। पूछते हैं, हाई साहब कहते हैं यार मैं शर्मिंदा था, आपकी तरफ कैसे हूँ? कहते क्या हुआ हाई साहब? वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो वो हमारा जो पिछले दफा बताया था स्टॉक आना था, जो कार्गो था, वो पकड़ा गया। कस्टम हुकाम ने, जो जो बंदा हमारा अपना था यार, वो पकड़ा गया है। वो पिछले तो न्यूज़ नहीं सुनी थी? वो हमारा स्टॉक था। अब जो कि स्मगल्ड है, स्मगलिंग जो है वो इलीगल है। इलीगल आपको पता, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा नहीं सकते हैं। तो ये केस भी होता है। और कुछ केसेस में आपको पता है, लैंड के सिलसिले में बड़ी ही वो प्रीशियस लैंड होती है, जिसके हवाले से वो कह लीजिए कि लोग आपसे पैसे ले लेते हैं, और आपने वेरीफाई नहीं किया होता, और लोग पैसे लेकर स्कैम कर जाते हैं, या कुछ लोग पैसे लेके उड़ जाते हैं। तो खैर ये चीजें होती है, आपको देखना है कि जो ऑनर है उसकी उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी, उसका अपना रिस्क कितना है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कभी टाइम मिला तो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो प्लीज, हमेशा स्कैम से बचने का तरीका क्या है, कि देखें जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न नजर आ रहे हो, मिनटों में, दिनों में आपको नजर आए कि ये तो आपको ऐसे अमीर कर देंगे, तो उसमें ज्यादातर स्कैम्स होते हैं। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जो है, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, तो वो ज़रूर स्टडी करें। और बहुत सारी बुक्स हैं, क्लास में आपको बताता रहूंगा। इनिशियली जो फर्स्ट आप रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इस तरह से ये बुक स्टडी करना शुरू करें, ताकि आपको बिजनेस की सेंस होना शुरू हो जाए, ताकि आपको थोड़ा सा कह लीजिए पैसे बनाने का बंदे का दिल होता है ना, वो समझ आए कि कैसे बनाते पैसे, काम कैसे करता मैकेनिज्म। तो खैर यहाँ तक बेटा हमने अभी तक जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिस्कस किया, फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। भाई एसेट मैनेजमेंट डिसीजन थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कि हमारे पास होता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि स्टार्ट में जो है वो हम करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज, सॉरी, टोटल एसेट्स को रेंज कर लेते हैं, या टोटल फंडिंग आपने रेंज कर ली। लेकिन क्या जो शुरू में टोटल एसेट्स डिसाइड कर लिए, जब एसेट्स एक्वायर कर लिए, क्या हमेशा वही लेवल एसेट्स का रहता है? क्या डेली बेसिस पर कोई चेंजेस नहीं आ सकती? क्या सीजन में फ्लक्चुएशंस नहीं आती? एग्जाम्पल ले लें, क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया, जो इन्वेंट्री आपके पास है, वो इन्वेंट्री आज एक लेवल पे है तो कल हमेशा वही रहे? क्योंकि इन्वेंट्री है क्या है, जो आपने कस्टमर को सेल करनी है। जो कस्टमर को आपने क्या करना है, मटेरियल अपना सेल करना है, गुड सेल करनी है। तो क्या थ्रू आउट द ईयर गुड्स एक ही तरह से सेल होती रहती हैं? यानी कि जो फर्स्ट मंथ में नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं, वही सेकंड में, थर्ड में, सो ऑन, लास्ट मंथ तक सेल होते रहेंगे? ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। तो सपोज आपके बिजनेस की जो कह लीजिए कि सेल इंक्रीज हो जाती है, सीजन आ जाता है, सेल इंक्रीज हो गई। अब अगर सेल इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से इन्वेंट्री आपको क्या करना पड़ेगी,
इंक्रीज करना पड़ेगी। अब इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब लेबर ज्यादा काम करेगी, लेबर ज्यादा काम करने का मतलब क्या है कि एक्रूड सैलरीज, एक्रूड टैक्सेस ये बढ़ जाएंगे। वो कहाँ लिखे होते हैं? करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह रॉ मटेरियल आपको ज्यादा परचेज करना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। तो रॉ मटेरियल अगर आप उधार पे परचेज कर रहे हैं तो वो भी आपको ज्यादा बाय करना पड़ेगा, अकाउंट पेएबल का लेवल भी बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर स्लैक डेज आ गए हैं तो आपको इन्वेंट्री का लेवल कम मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट पेएबल कम होंगे। आप उधार कम कर रहे होंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का भी कम आ जाएगा बैलेंस, कैश भी कम मेन। तो डे टू डे नीड के लिहाज से आपको अपने करंट एसेट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ हमने जो बात की हुई है कि एसेट मैनेजमेंट में हमारा फोकस ज्यादा किस पे आ जाता है? करंट एसेट्स की मैनेजमेंट पे, कि उनका ड्यू टू द वेरिएशन ऑन द डेली बेसिस जो है हमें लेवल अपडेट करना पड़ता है कि कितनी चाहिए। एक्सेस फंड्स पड़े हुए हैं, कैश में आपके पास एक्सेस फंड्स हैं, ऐसे ही पैसे पड़े आपको को रिटर्न नहीं दे रहे, उनको आपको क्या करना होता है? उनको आप मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। आपके पास लॉकर में 1 लाख पड़ा हुआ है, कोई रिटर्न नहीं दे रहा, उस 1 लाख को आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स परचेज करके, जो ऐसी कंपनी जो जरा सिक्योर्ड है जिसमें रिस्क कम है उसमें इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ रिटर्न ले लेंगे। कोई ऐसी करेंसी बाय कर लेंगे जिसमें आपको चांसेस नजर आते हैं कि इसकी जो है वो प्राइस बढ़ेगी। आज आपने मे बी 280 में परचेज किया हो, नेक्स्ट आप मे बी उसको 282 में सेल कर दें, तो जो डिफरेंस है आप। तो इसलिए करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना अलग से भी जरूरी है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि करंट एसेट करंट लायबिलिटीज इनको भी आपने क्लोजली मैनेज करना होता है, क्योंकि उनके लेवल डे टू डे ऑपरेशंस के साथ चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड डिसीजन है, किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंस का। तो अभी तक बेटा हमने 3 तरह के डिसीजन देखे फाइनेंस के, जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 मेन पिलर्स हैं। जब डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तो आप यही 3 पिलर्स की बात कर रहे होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। फोर्थ है जी हमारे पास ओवरऑल गोल इन जो फर्म का है। तो इस गोल को हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, जो लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करेंगे जी कि फर्म का जो है वो अप्रोप्रिएट गोल होता क्या है। तो कुछ कहते हैं जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कुछ कहते हैं जी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है। हम देखेंगे कि कंपनी का ट्रू गोल क्या है। तो जो ट्रू गोल होगा उसे हम आगे कैरी करेंगे। तो अगेन फोर्थ जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का कंपोनेंट है उसे हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके साथ अगर टाइम मिला तो हम उसमें जो है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी डिस्कस करेंगे, और सर्बन ऑक्सली एक्ट है वो भी देख लेंगे। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें बेटा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग काइंडली ये अभी तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं इन्हें डिटेल में दोबारा आप वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, किसी भी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप वॉइस नोट की फॉर्म में ग्रुप जो बना हुआ है वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं बेटा, जो ग्रुप बना है उसके अंदर। बेटा मेरा कोई यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपना कोई यूट्यूब का चैनल उसको प्रमोट करूँ या कोई ऐसी चीज़ें हैं। आप भले सब्सक्राइब ना करें, आप भले इसको लाइक ना करें, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों की तरफ से कंप्लेंट थी कि सर हमें इंटरनेट का इशू आ रहा है, क्लास के टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे एरियाज में सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, हमारे एरियाज में जो है वो इंटरनेट डाउन हो जाता है, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि जो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ ये शेयर कर दिया जाए। ठीक है? तो प्लीज़ वंस अगेन आप जो ये लेक्चर सुनते हैं उसके लेक्चर नोट प्रिपेयर करें, स्कैन करें, जो फ्रंट पेज टॉप पे है उसके साथ साथ अब आप एक ये काम किया करें कि हर पेज पे अपना नेम लिखा करें, और उसके ऊपर अपने साइन करके जितने भी लेक्चर नोट बनाए अपने, जैसे क्लास में बैठकर आप लेक्चर नोट करते हैं वैसे, तो वो नोट करके आप लोग मुझे स्कैन करके सेंड कर दिया करें ग्रुप में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वाकई में लेक्चर को सुनकर अपनी चीज़ों को जो है वो क्लियर भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।